दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी अच्छी लड़की। दरिया का पानी सफ़ेद नहीं, थोड़ा कालापन लिए हुए था। कुछ ऐसी गहरी रंगत हो रही थी जैसे काई जमने की शुरुआत हो चुकी हो। हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी में खून जमता हुआ मालूम होता था। दरिया के दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ थे और उन पहाड़ों को जोड़ता हुआ पतला रस्सियों जैसा पुल। मैं धीमे धीमे छोटे कदम उठाती उस पुल पर चलती जा रही थी कि अचानक मेरा पांव डगमगाया और मैं जोर से चीखती कि तभी मेहरू, मेरी बच्ची, कहते हुए अब्बा ने मुझको थाम लिया। उफ, ये कैसा ख्वाब था। मेरी आंख खुल चुकी थी। हमेशा की तरह इस दफ़ा मेरी दोनों बहनें मेरे पास वाले तख्त पे नहीं सोई थीं और नहीं तेज़ आवाज़ करता वो सीलिंग फ़ैन चल रहा था जिसे मेरी छोटी बहन कहती थी कि ज़रूर ये पंखा हड़प्पा की खुदाई में मिला होगा। वाकई मुझे भी कभी कभी शक गुजरता था। अम्मी की तेज़ आवाज़ें नहीं गूंज रही थीं। दादी की सुबह की डांट फटकार सुनकर ही करने वाला बंसी भैया भी नहीं था जिससे दूध लेते वक्त अम्मी खामोश रहती और दादी जी भर के उसको कोसती। यहाँ बिस्तर से उतरते वक्त, उनींदी आंखों से चप्पल पहनते वक्त मच्छर मार की नुकीली पिन भी नहीं चुभती थी और न ही अब्बा की आवाज आती थी कि सोने वालों उठ जाओ, गरम जलेबियां आ गई हैं, जो सोता है वो खोता है। मैंने पूरी आंखें खोल ली। ये हमारा कमरा नहीं था, ये खाला का गेस्ट रूम था। एसी की सर्दी से बचने के लिए खाला ने कब मुझ पर मुलायम कंबल डाल दिया था मुझे खबर भी नहीं हुई। बेहतरीन आलीशान सजा कमरा और अमीरों के घरों वाली मखसूस महक। कुछ देर बाद मैं ताज़ा होकर बाहर आई तो किचन की तरफ एक साया सा दिखा। मैं समझ गई मंजर होगा, खालू का भांजा। खुदा जाने उसको किचन से कितनी मोहब्बत थी। मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे लेकिन अंदाज़ा हो गया था कि मंजर मनमौजी टाइप बंदा है, वरना ठीक ठाक जहन रखने वाला ऐसा कौन होगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद वापस से होटल मैनेजमेंट करने लग जाए। मैं सोफे पे बैठी पेपर पढ़ रही थी कि खाला पास आके बोली, आज दोपहर को बाजार चलेंगे, तुम्हारे लिए अच्छी ड्रेस लेनी है। उनकी बात सुनकर मेरी निगाह सवालिया अंदाज में ठहर गई। मुझे फ़ौरन एहसास हो गया कि जो कपड़े अम्मी ने बेहतरीन समझ के बैग में पैक किए थे उनकी इस शहर में कोई ख़ास कीमत नहीं थी। तुम प्यारी हो, खूबसूरत हो, इसमें कोई शुबा नहीं, मगर जो लोग रिश्ते के सिलसिले में आ रहे हैं ना, उनके हिसाब से अच्छे फैशनेबल कपड़े ख़रीदने होंगे ना, खाला ने सफाई देते हुए कहा। तभी मंजर कुछ खाते हुए किचन से निकला और बोला, मेरे को लॉन्ग स्कर्ट और कुर्ती ट्राई करनी चाहिए, स्मार्ट दिखेगी। मैंने दोनों के चेहरे देखे और अचानक ख्याल आया, बाज़ वक्त हम लड़कियों के लिए खूबसूरत स्मार्ट दिखना कितना ज़रूरी हो जाता है ना। मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। जिन लोगों को मुझसे मिलने आना था उन्हें खूबसूरत लड़की की तलाश थी और खाला की माने तो उनकी तलाश मेरी शक्ल में पूरी हो चुकी थी। मगर मेरी तलाश क्या थी? बीएससी करके 2 साल से घर बैठ के क्या मैं शादी का इंतजार कर रही थी या फिर अब्बा की सैकड़ों जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी कम करने में उनकी मदद कर रही थी? मेरा जहन खुद ही मुझसे सवाल कर बैठा। अम्मा कहती थी हम आदतों के गुलाम होते हैं, जो आदत एक दफे लग जाए वो जल्दी छूटती नहीं। उनकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त लगी मुझको। यहाँ आकर एहसास हुआ था कि हमारी अम्मी के बनाए खाने में कितनी लज्जत होती है। खाला के घर का खाना एकदम परहेजी टाइप होता था। खालू यूं तो बिजनेस करते थे मगर रख रखाव, खाना पीना अफसरों को मात देता था। जरा भी घी तेल मसाला नहीं, एकदम बैलेंस डाइट। कल रात डिनर में बटर नान, शाही चिकन और मूंग दाल का हलवा बना तो खालू ने सर्द निगाहों से खाला की तरफ देखा और बोले, अपनी नहीं तो कम से कम हमारी सेहत की परवाह कर लो। मुझे उनका अंदाज जरा ठीक नहीं लगा था। अब्बा होते तो अम्मा के हाथ चूम लेते। मैं नाश्ता कर चुकी थी और अब दोपहर का वक्त हो चला था। लंच करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं लिविंग रूम में बैठी कप से उन मछलियों को देख रही थी जो अलग अलग रंगों में सजी काफ़ी दिल फरेब लग रही थीं और शीशे के बड़े से घर में कैद खुश खुश यहाँ वहाँ दौड़ रही थीं। मैं ख्यालों में गुम थी कि तभी मंजर की आवाज़ ने मेरा जहन अपनी जानब खींच लिया। पिज़्ज़ा खाना है? उसने पूछा। मैं जवाब देने के बजाय उसे देखने लगी तो वो कंधे उचका के बोला, नहीं खाना हो तो मत खाओ, वैसे शेफ़ मंजर ने खुद बनाया है।
उसने ट्रे सेंटर टेबल पे रखी और आराम से एक बड़ा सा पीस उठाकर खाने लगा। शानदार टॉपिंग की हुई थी, चीज की तो जैसे बहार आ गई थी। उसने उंगलियों में लगी चीज को चाटते हुए यूं ही गर्दन घुमाई तो मैंने जल्दी से कहा, मुझे भी खाना है। पिज्जा मजेदार बना था, उसके हाथों में वाकई स्वाद था। मैंने दूसरा टुकड़ा उठाते हुए कहा, जबरदस्त बना है सच्ची, और उस दिन केक भी बड़ा शानदार बना था। मैंने चटखारे लेकर कहा। मंजर मुस्कुराया और बोला, फास्ट फूड बनाने में मजा आता है। एक्चुअली बचपन से ना किचन में कुछ नया ट्राई करता रहता था, पापा को सख्त बुरा लगता था। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद मुझको एहसास हुआ कि मैं वही काम करूंगा जिसको मैं एंजॉय कर सकूं। फिर तुम देख ही रही हो, मेरा शौक मेरा करियर बन गया। उसने बाहों को ऊंचा करके खास अंदाज में मेरी तरफ देखा। तुम अच्छे शेफ बनोगे, मैंने खुशदिली से कहा तो मंजर ने होठों को सिकोड़ा, फिर हंस दिया। खाला के घर आए हुए कई रोज हो गए थे। इस बड़े शहर में रहते हुए शाम को पार्क में चहलकदमी करते हुए मुझे अपने छोटे से कस्बे की याद आने लगी थी। नरम गद्दे और नक्काशी वाले बेड पे सोते हुए मुझे अपने घर का तख्त याद आता था। दादी की दुआओं भरी फूंक याद आती थी, जिनसे बुरे ख्याल, भूत प्रेत हमसे दूर रहते थे। आज दिन में सो जाने की वजह से रात बड़ी भारी गुजर रही थी। नींद का कहीं पता ठिकाना नहीं था। सोने की कोशिश करते करते थक गई तो लिविंग एरिया की तरफ चली आई। वहां सोफे पर टेक लगाए खाला बैठी थीं। मैं खाला के करीब पहुंची तो देखा उनकी आंखें बंद थीं और हाथों ने कोई फोटो फ्रेम थाम रखा था। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। कई बार अपनों के दुख हमें उनसे करीब कर देते हैं। खाला के हाथों को अपनी हथेलियों में समेटे हुए मैं उनको देखे जा रही थी। क्या ये वही खाला थीं जिनके रुतबे का, दौलत का वो असर था कि हमारा पूरा ननिहाल इनकी एक आवाज पे खड़ा हो जाता था? हमें लगता था खाला की जिंदगी में दुख और आंसू जैसी चीजों का कोई गुजर नहीं। मुझे याद आने लगा जब खाला लंबी सी कार से उतरती थीं तो मामू और अम्मी की बाकी बहनें खाला को रश्क भरी नजरों से देखा करते थे, क्योंकि वो सब अपनी जिंदगी में पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। मैं ख्यालों में गुम उनके आंसुओं की वजह ढूंढ रही थी कि तभी वो रुंधी आवाज में बोली, मैं अपने बच्चे के साथ नहीं रह पाई। नन्ही सी उम्र में बोर्डिंग जाना पड़ा उसको। वो क्या जाने कि माँ का साथ क्या होता है। कितनी बदकिस्मत हूं मैं, अपनी आंखों के सामने उसको जवान होता हुआ नहीं देख पाई। मैं कैसी माँ हूं। खाला जैसे खुद से बातें कर रही थी। रोए नहीं प्लीज, कहते हुए खुद मेरी आंखें नम हो आईं। जानती हो मेहरू, छोटे घरों से महलों का सफर तय करने में हम लड़कियों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं आयान की अच्छी परवरिश कैसे कर सकती थी? मुझे तो सिवाय उस पे ममता लुटाने के और कुछ नहीं आता था। मैं अपने बेटे को सिर्फ प्यार कर सकती थी। बड़े लोगों की तहजीब देना मुझको कैसे आता? शायद इसीलिए तुम्हारे खालू ने उसको बोर्डिंग भेज दिया। खाला के उदास लहजे में छिपे ढेर सारे दुख ने मुझको भीतर तक भिगो दिया। मैंने कस के उनको गले से लगा लिया और उसी लम्हे मुझे आयान का ख्याल आया। क्या वो भी इनको याद करता होगा? वो भी तो माँ के लिए तरसा होगा ना? हाँ, खुशहालियों के जलते दियों में भीतर से कितनी तपिश भरी होती है। अगले दिन सोकर उठी तो कुछ अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मैं लॉन में आकर बिला मकसद टहलने लगी। ठंडी ताज़ी हवा चेहरे को फरहत बख्श रही थी। हरियाली बिखेर रहे बेशुमार पौधे सूरज से आंखें मिलने पर खुशी से झूम रहे थे। मगर न जाने क्यों खाला का खूबसूरत घरौंदा कुछ फीका लग रहा था, जैसे सालीशान घर की दीवारों में कुछ सुनने या बोलने की सलाहियत ही नहीं। अजीब बेजान सा घर। नाश्ता करने की गरज से अंदर डाइनिंग टेबल की तरफ आई तो यहाँ मंजर और खाला पहले से बैठे हुए थे। दोनों के सामने चाय के मग रखे थे और धीमी आवाज में बातें हो रही थीं। मैं अपनी जगह ठिठक गई। सोचा वापस कमरे में लौट जाऊं, शायद ये लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे होंगे। हर घर के कुछ अपने राज होते हैं और मैं उनकी रिश्तेदार थी, घर का हिस्सा नहीं थी। मैं पलटने लगी कि तभी मंजर के मुंह से अपना नाम सुना। मेरे कदम रुक गए। वो कह रहा था, अगर आप वाकई मेहरू का भला चाहती तो उसको समझाएं। पहले वो पढ़ाई कंप्लीट करे, अपना करियर बनाए, शादी के लिए भी बहुत टाइम है। खाला कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली,
बात इतनी आसान नहीं है। मेहरू के अब्बा स्कूल टीचर हैं, उनके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। इससे छोटी 2 बहनें हैं, वो दोनों भी ताड़ की तरह लंबी हो गई हैं। मजबूरियां इंसान से फैसले करने की हिम्मत छीन लेती है बेटा। ओह, इसीलिए मेहरू की खूबसूरती का सौदा उस बिगड़े रईसजादे के हाथों होने जा रहा है। खैर, इस रिश्ते के लिए बेचारी लड़की की रजामंदी ली गई कि नहीं? मंजर ने चिढ़ते हुए कहा तो खाला चाय के मग को देखते हुए बोली, वो अच्छी लड़की है, बड़ों के फैसलों पर सर झुकाना उसको आता है। इससे ज़्यादा देर तक उनकी बातें सुनना मेरी बर्दाश्त के बाहर था। मैं अकेले में कहीं जाकर फूट फूट कर रो लेना चाहती थी। रोना भी एक तरह से पेन किलर का काम करता है। मैंने ढेर सारे आंसुओं के साथ अपनी बेबसी और दुख को दुपट्टे से पोंछ डाला था। मुझे रह रहकर अपनी अम्मी का चेहरा याद आ रहा था और आते वक्त उनका कहा हुआ भी, खाला के घर कायदे से रहना, तुम्हारे खालू का एहसान है जो अपने किसी जानने वालों में तुम्हारा रिश्ता करवा रहे हैं। अगर बात बन गई तो सिलसिला लग जाएगा, फिर तुम्हारी बाकी बहनों के रिश्ते भी ऐसे ही आराम से हो जाएंगे। यह अजीब बात थी। हमारी किस्मत के दरवाजों की चाबियां उन शादी के रिश्तों में थमा दी गई थीं जिन्हें हम न जानते थे न कभी देखा था। लेकिन क्या मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी बदले? मैं भी घूमूं फिरूं, शॉपिंग करूं। मेरी भी उम्मीद का टिमटिमाता तारा इसी शादी के रिश्ते में कहीं अटका हुआ था ना। खाला ने आज मंजर को इंस्टीट्यूट नहीं जाने दिया। खुद भी अफरा तफरी के आलम में यहाँ से वहां फिर रही थी। आज शाम को वो लोग मुझसे मिलने आ रहे थे रिश्ते के सिलसिले में। खाला दोपहर से ही इंतजाम में लग गई थी। मुझे पार्लर ले जाना चाहती थी, मगर मंजर ने इतना मजाक बनाया कि खाला और मैंने वहां जाने से तौबा कर ली। मैं चुपचाप गार्डन की तरफ चली आई। न जाने क्यों दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फूलों के साए में लगे झूले पर बैठ गई। धूप के टुकड़ों के दरमियान मंजर आता हुआ दिखाई दिया। वो पास आकर बोला, अगर तुम पार्लर जाना चाहती हो तो मैं भी ले चलता हूँ। वो सिर्फ मजाक किया था मैंने। जाना है तुमको? मैंने आज गौर से देखा उसे। उसकी आंखों में कितना सुकून भरा था, जैसे छोटे बच्चों की आंखें होती हैं, हर किस्म की परेशानी से दूर, सादा, लापरवाह। अरे अरे, घूरो मत, नजर लगाओगी क्या? तुम लड़कियों का ना यही मसला है, जरा सा हैंडसम लड़का दिखा नहीं कि टोने मारने लग जाती हो। मंजर ने बनावटी लहजे से ताना दिया तो मुझे जोर की हंसी आ गई। वो भी हंस पड़ा। फिर खिले हुए फूलों को देखते हुए बोला, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। किसी को पसंद आने के लिए पार्लर क्यों जाओगी? मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। तुम अपने लिए तैयार होकर अपनी मर्जी से पार्लर जाओ तो ठीक है, मगर दूसरों के लिए खुद को क्यों बदलना? मंजर 2 पल रुका और फिर वापस चला गया। मैं उसे देखती रही। सच कहूं तो ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़के ने मेरे चेहरे मोहरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि सामने खड़ी लड़की की शक्ल सूरत कैसी है। मंजर ऐसा ही था जैसे साफ शफाफ पानी का दरिया। शाम के साए उतरने लगे थे। वक्त के पैर तेज रफ्तार से भाग रहे थे। मेहमानों के आने का वक्त हो चला था और खाला के लाख कहने के बावजूद मैंने कोई कीमती ड्रेस नहीं पहनी थी। अब्बा का लाया हुआ चूड़ीदार कुर्ता पहना था जिस पर बांधनी वाला दुपट्टा था। उसे मैंने कंधों पे फैला लिया था। मेकअप उतना ही था जितना मेरा दिल चाहा, हल्का सा काजल बस। हालांकि मंजर रह रह के चिढ़ाए जा रहा था, बेचारी मेहरू ने बड़ी मेहनत की है, देखो भाई इनकी होने वाली सास को ये प्रोडक्ट पसंद आता है कि नहीं। मैंने नाराज़गी से घूरा तो बोला, यार तुम ज़रा सब्र रखना, कुकीज़ पेस्ट्री वगैरह देख के ना नीयत ना ख़राब करने लग जाना। ये ना हो कि मेहमान बैठे हैं और तुम नाश्ते पे हाथ साफ करने लग जाओ। उसकी बात सुन के खाला हंसने लगी तो वो भी मुस्कुराने लगा। मैं वहाँ से चली आई, खामोशी से सीढ़ियों पर बैठ गई। दरअसल चंद लम्हे मैं खुद के साथ रहना चाहती थी। कुछ ही देर में खालू आ गए और उनके साथ साथ वो ख़ास मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके थे। ड्राइंग रूम से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। न चाहते हुए भी मेरा ध्यान उधर ही लगा था। तभी मंजर मेरे पास आया और बोला, देखो परेशान मत होना, ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। कहते हुए उसने हल्के से मेरा कंधा थपका। मैंने नम आँखों से उसको देखा तो उसने कहा, और एक बात जहन में बिठा लो, वो लोग अगर तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमको देखना समझना चाहते हैं तो तुमको भी पूरा हक है। तुम भी उन लोगों को देखो समझो। उनके बेटे को पसंद करना या ना करना एकदम तुम्हारी चॉइस है। मंजर वापस ड्राइंग रूम की तरफ जा चुका था।
खाला मुझे बुलाने आई और मैं छोटे कदम उठाती उनके साथ चल दी। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पहुँचकर मैंने धीमे से कहा। एक उम्र दराज खातून ने मुझको अपने करीब बिठा लिया। एक बारगी वहाँ मौजूद सबकी नज़र मुझ पर ठहर गई। तभी मेहमानों में से किसी शख्स की आवाज़ आई, वाह सो ब्यूटीफुल। मेरी नज़रें बेसाख्ता उठ गईं। बोलने वाला अजीब बेशर्म अंदाज से मुझको देख रहा था। मेरे पास बैठी खातून ने कहा, लो भाई, बेटे ने तो पसंद की मुहर लगा दी। वैसे लड़की में वाकई गजब की खूबसूरती भरी है। खाला मुस्कुराने लगी। फिर उन खातून ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, अम्मी और मेरे बाकी भाई बहनों के बारे में पूछा, जिसका मैंने मुनासिब अल्फाज में जवाब दिया। इस सारी बातचीत के दौरान मैंने खुद पर उस लड़के की नज़रें रेंगती हुई सी महसूस की। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर फिलहाल वहाँ से भाग जाना भी ठीक नहीं था। मैंने खालू की तरफ देखा जो बड़ी खुशदिली से मेहमानों से बातें कर रहे थे। मंजर उकताया हुआ सा सब की बातें सुन रहा था। मेरे साथ बैठी खातून लगातार बदलते फैशन ट्रेंड पे बातें कर रही थी और वो लड़का नज़रें गड़ाए एक टक मेरा मुआयना करता जा रहा था। मैंने मेहमानों से इजाज़त मांगी और वहाँ से उठकर गेस्ट रूम में चली आई। हम इंसान भी अजीब होते हैं। हजार ख्वाहिशें पूरी करते करते एक हसरत रह ही जाती है। मैं कमरे में लेटी हुई नोटों की उस गड्डी को देख रही थी जिसे शगुन के तौर पर मुझको थमाया गया था। और कोई वक्त होता तो मैं इतने सारे पैसे देखकर खुशी से झूम उठती, मगर आज तबीयत बोझिल सी हो रही थी। दिल और जहन में कैसी भी जंग हो, लंबी रातें बीत जाती हैं और चमकती सुबह आ खड़ी होती है। आजकल मंजर मुझे तंग नहीं करता था। इंस्टीट्यूट आना जाना और प्रोजेक्ट पूरे करना, बस यही उसकी मसरूफियत थी। मैं खुद भी गेस्ट रूम में ज़्यादा वक्त गुजारने लगी थी। उस रात डिनर का वक्त हो चला था और हम सब डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। खालू और मंजर किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे बातें कर रहे थे। खाला नैपकिन वगैरह सेट कर रही थी कि तभी उनकी मोबाइल पे किसी की कॉल आई। सब खामोश हो गए। खाला बात करने लगी। उनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि उन्हीं खातून का कॉल था जहां मेरा रिश्ता तय हुआ था। खाला ने बात ख़त्म करके फ़ोन रखा तो हम सब की नज़रें उसी तरफ थीं। मिसेस उस्मानी का फ़ोन था। उनका बेटा ज़िद कर रहा है कि फ़ौरन शादी कर दी जाए। अगले महीने डेट फिक्स करना चाह रही हैं। खाला ने कहा तो मुझे उस लड़के की घूरती नज़रें याद आ गईं। उफ, तो इसमें हर्ज क्या है? खालू ने हम पर चटती निगाह डाली। खाला बोली, वो कह रही थी कि महरू के वालिद शादी का खर्च उठा नहीं पाएंगे। सोसाइटी में लोग मजाक बना सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ का अरेंजमेंट ये लोग खुद करेंगे। महरू के अब्बा को बुलवाना चाह रही हैं सारी बात साफ करने के लिए। ठीक है। वैसे भी उन लोगों के स्टेटस और महरू के घर वालों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा है, दोनों तरफ का खर्च वही उठा रहे हैं। खालू ने गर्दन टेढ़ी करके खाला की तरफ देखा। मेरी नज़रें बेसाख्ता बड़े से शीशे में कैद उन मछलियों पर टिक गई। मैं पलकें नहीं झपका रही थी क्योंकि वहाँ उन आंसुओं को रोक रखा था जो बाहर आने को बेताब थे। मुझे अब्बा याद आने लगे। मिसेस उस्मानी के सामने नज़रें झुकाए मेरे अब्बा खड़े हैं और उनका बेटा निहायत बेशर्मी से मेरे वजूद को नाप रहा है। मुझे झुरझुरी सी हो आई। मैंने मंजर की तरफ देखा। वो मुझे लगातार देख रहा था, जैसे कोई चुनौती दे रहा हो। मैंने हलक में कुछ अटकता महसूस किया। फिर पूरी हिम्मत जुटा के मजबूत लहजे में कहा, मुझे इस रिश्ते से इनकार है। मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। कहकर मैं चुप हो गई। मंजर अब भी मुझे देख रहा था। खालू ने कड़ी नज़रों से मुझको देखा और बोले, ये क्या तमाशा है? उस्मानी साहब इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और तुम उनको इनकार कर रही हो? जी माफ़ी चाहती हूँ। कल अब्बा आएंगे और मैं उनके साथ वापस घर जा रही हूँ। पढ़ाई पूरी करनी है, करियर बनाना है। फिलहाल शादी तो नहीं करनी है। कहते हुए मैं वहाँ से उठकर बागीचे में चली आई। आसमान में चांद चमक रहा था और हवाओं में सफ़ेद बेले की महक ने नई ताजगी भर दी थी। कुछ देर यूं ही खड़ी रही कि पीछे से मंजर आया। जीन्स की पॉकेट में दोनों हाथ डाले कुछ सेकंड खड़ा रहा, फिर हंस के बोला, यार तुम तो वाकई अच्छी लड़की हो। मैं हंस पड़ी। मंजर मुझे देखता रहा, फिर बोला,
अच्छी लड़कियां हंसती हुई और भी अच्छी लगती हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।